3 रंग का हो तो तिरंगा कहना वाजिब है। ये 4 रंग हैं और 4 रंग को बाकायदा पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है। जब इस फ्लैग को, नेशनल फ्लैग को जब अडॉप्ट किया है, जब एक्सेप्ट किया है एज राष्ट्रीय ध्वज, तो ये 4 रंग बाकायदा अप्रूव हैं। ये देखें अपनी पुरानी कार्रवाई में। लेकिन तिरंगा तिरंगा कर रहे हैं। ये इसमें या तो बदमाशी है कि धम्म चक्र को ये जुबान पर नहीं लाना चाहते, धम्म चक्र के कलर को ये मतलब बताना या दिखाना नहीं चाहते। तो मुझे तो लगता है कि ये चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कॉमन सेंस के लोग नहीं हैं, नॉनसेंस लोग हैं जो सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे या जो पार्लियामेंट में बैठे हैं। आज तक किसी एक ने आवाज़ नहीं उठाई कि हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज 4 रंग का है, चौरंगा है, ये तिरंगा नहीं है। इसको किसी भी कीमत पर तिरंगा नहीं कहा जा सकता जिसमें 4 रंग हों। 4 रंग बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। आंखों का अंधा भी टटोल के बता देगा कि इसमें 4 रंग हैं। तो फिर तिरंगा तिरंगा की रट क्यों लगाई हुई है? ये चौरंगा है, इसमें ये हमारा ये इसको छिपा रहे हैं। हमारा जो धम्म चक्र परिवर्तन है, तो ये जो उसे लिया गया है, अशोक की लाट से लिया गया है, तो उसको इन्होंने अशोक की लाट भी बदल दी नोटों से। नोटों पर अशोक की लाट होती थी पहले। तो इन बीजेपी वाले बदमाशों ने इन्होंने मिलकर इशारा किया, तो गांधी जैसे उसको वहाँ उस पर ला दिया। कौन सी उसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। तो ये जो है, अगर ये इस देश के रहने वाले होते, देशवासी होते और सही माने में इन्हें इस राष्ट्र से प्रेम होता, राष्ट्रवादी होते, तो मॉब लिंचिंग नहीं हो रही होती। ये यहाँ का मुसलमान कोई अरब, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से नहीं आया, यहीं का कदीमी बासिंदा है। तो ये बाहर से आए, तो बाहर से तो यही लोग आए, इनके बाप दादों ने लिखा है। ये विदेशी हैं और हमें ये जो सोकाल्ड आज़ादी है, ये आज़ादी के माने नहीं है। इस देश के मूल निवासियों, SC ST OBC और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, उनके लिए इस आज़ादी के कोई माने नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज किसी भी देश का मान होता है, सम्मान होता है और आन बान और शान होता है। और किसी देश का भी जो नेशनल फ्लैग है, हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो तिरंगा नहीं है। ये आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इसमें 4 कलर हैं और 4 कलर को भी बाकायदा पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है। ये ऑरेंज, वाइट, ग्रीन और दिस नेवी ब्लू। ये जो चक्र है, धम्म चक्र है, जो बाबा साहब ने लिया है इसको, ये धम्म चक्र नेवी ब्लू का 4 कलर लिखे हुए हैं। जो प्रस्ताव पास हुआ है पार्लियामेंट से इस नेशनल फ्लैग के लिए, लेकिन यहाँ से शुरू से लेके जब से देश आज़ाद, तथाकथित आज़ादी से लेके आज तक ये तिरंगा तिरंगा करते चले आ रहे हैं। क्या इन लोगों को कॉमन सेंस नहीं है? सत्ता पक्ष में और विपक्ष में बैठे हुए लोग, चाहे कांग्रेस की सत्ता रही हो और आज बीजेपी की या किसी और की, हर एक के मुँह से तिरंगा निकल रहा है। यहाँ तक तिरंगे की बात है। तिरंगा मैंने बताया ना कि हमारे देश की आन बान और शान है। हर भारतीयों के लिए हमारा राष्ट्रीय ध्वज आन बान शान है। लेकिन ये जो आज जो सरकार है, ये बीजेपी की सरकार है, इसने तो राष्ट्रीय ध्वज को मतलब मानना ही इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा हमारा राष्ट्रीय ध्वज तो केसरिया हो सकता है, केसरिया है। RSS के मुख्यालय जो नागपुर में, उसे काफ़ी मतलब ये समझ लो कि 50, 60, 70 साल तक उन्होंने वहाँ पे नहीं लगाया। अपने यहाँ नहीं हैं, भारत माता कहते हैं। भारत माता का भी मैं बताऊंगा ये क्या कंसेप्ट है। और दरअसल में जो RSS के या यहाँ का जो सवर्ण हिंदू है, यहाँ के भारत के रहने वाले नहीं हैं। और ये मैं नहीं करा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है। पंडित बाल गंगाधर तिलक ने द आर्कटिक होम इन वेदाज में लिखा है। पंडित केदारनाथ पांडे जो राहुल सांस्कृतायन के नाम से जाने गए, उन्होंने वोल्गा से गंगा तक जो किताब लिखी है, उसमें साफ बताया है कि जो आ रहे हैं, हिंदू आ रहे हैं, ये विदेशी हैं। और हम कैसे कैसे भारत आए, 4 साल, 4.5 साल, 4000 साल पहले हम भारत आए थे। तो ये विदेशी हैं, इनको क्या पता। ये देश ये सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत एक मर्द देश था। इन्होंने विदेशियों ने आके अपनी औरतों को लेके तो नहीं आए। तो इन्होंने सारे देश, हमारे पूरे देश की औरतों का दोहन किया, शोषण किया और उन्हें भारत माता का नाम दे दिया। सम्मान के नाम पर भारत माता कह दिया। ये भारत माता जिसने भी कहा है वो आदमी मतलब ये भारतीय नहीं कहा जा सकता कि भारत माता नहीं। इसको तो हमारे देश को तो दुनिया का बाप होना चाहिए। अमेरिका, फ्रांस और दूसरे जो कंट्री, जापान से बहुत आगे होना चाहिए, सोच में आगे होना चाहिए। यहाँ से संस्कृति यहीं से निकली है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की सभ्यता यहाँ से निकली है। जो डेवलपमेंट सबसे पहले हमने किया है या मिस्र में हुआ है। झूठा राष्ट्रवाद है। ये राष्ट्रवादी होते हैं तो ये देश को नहीं बेचते।
88,000 करोड़ के 500 के नोट आरबीआई से गायब हैं। आरबीआई ने आरटीआई में जवाब दिया है, कहाँ गया, कौन ले गया। इन्होंने स्पेशली छपवाए थे जो मिंटें हैं, ये देवास की और ये शायद एक और बंगलौर की, कहाँ हैं, तो नासिक की, वहाँ ये नोट छपवाए गए और नोट वहाँ से मतलब आरबीआई से गायब हैं। 88,000 करोड़ के नोट कहाँ गए, ये बताए मोदी क्यों नहीं बताता, अमित शाह क्यों नहीं बताता। और इतना ही नहीं, 20,000 करोड़ नोटबंदी के टाइम पर इसके अडानी के खाते में कहाँ से आए, अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया, ये नहीं बताते। तो ये अगर राष्ट्रवादी होते तो ये देश को नहीं बेच रहे होते। कमोबेश कांग्रेस ने भी, चाहे बोफर्स की दलाली हो, चाहे ये जो दूसरा है जो जहाज वाला है, जो फाइटर जेट था उसका, ये राफेल का ये 576 करोड़ का कतर ने खरीदा, 800 कुछ करोड़ का एक और दूसरे कंट्री ने खरीदा, और इंडिया ने 1776 करोड़ का खरीदा। अब देखिए जो ये राष्ट्रवादी हैं, कांग्रेस और बीजेपी हो, ये सारे सबके सब सवर्ण हिंदू हैं, और जो होते तो ये देश को क्या किया। जो कतर ने 576 करोड़ का एक राफेल जहाज़ खरीदा, और एक कोई साउथ अफ्रीकन कंट्री है उसने 800 कुछ करोड़ का खरीदा। इंडिया ने वही राफेल मतलब फाइटर प्लेन वो 1776 करोड़ का है। तो देखिए दूने से ज़्यादा है। तो ये सारा इतनी दलाली खा रहे हैं, काहे के राष्ट्रवादी हैं, ये देश को बेच रहे हैं, सत्यानाश कर रहे हैं। न इनको देश से और न देशवासियों से इन्हें कोई मोहब्बत नहीं है। क्या बकना है, कितना झूठ पर झूठ इतना झूठ बोलता है कि कुछ मुद्दा, लेकिन बेशर्मी की हद है। इनको तो ये देश के लुटेरे हैं, वही हैं जो आ रहे हैं, जो आए थे देश को लूटने के लिए आए हैं। आज ये डेमोक्रेसी को हिपोक्रेसी बना के ईवीएम की हेराफेरी से, जब यहाँ से अभी जिन्होंने चंद्रयान 3 भेजा है, तो जब यहाँ इसमें बेंगलोर में बैठे बैठे हमारे साइंटिस्ट उसको चलाते हैं, बंद करते हैं, इधर उधर करते हैं, वहाँ से फोटो लेते हैं, तो ईवीएम को नहीं हैक किया जा सकता। ईवीएम को कोई साइंटिस्ट हैक नहीं कर सकता, बराबर हैक हो रहा है। और बराबर रियल टाइम क्लॉक से जो ईवीएम का है, ईवीएम में लोगों से दरखास्त करता हूं देशवासियों से कि जब तक ईवीएम के खिलाफ संघर्ष नहीं होगा, ईवीएम को नहीं उखाड़ फेंकना पड़ेगा, तब तक ये नहीं हो सकते। देखिए जब चीफ जस्टिस साहब ने जो इसको चीफ इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट को लेके जब उन्होंने रूलिंग पास की कि इसमें उस कमेटी में, इसके सिलेक्शन कमेटी में मतलब सीजीआई भी होना चाहिए, तो इन्होंने उसको मतलब ख़त्म करने के लिए, उस रूलिंग को ख़त्म करने के लिए ये दूसरा बिल ले आए। एक और बिल पर ऐसे लेके आ रहे हैं कि जैसे पूरा संविधान, अटल बिहारी वाजपेयी ने संविधान समीक्षा की बात कही थी, बिना समीक्षा के ये पूरी बदमाशी के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ संविधान का सत्यानाश करने जा रहे हैं। जब देखिए कि रोज मॉब लिंचिंग हो रही है, किसकी हो रही है, दलितों की, घसीट के मारा जा रहा है, दलितों को जूते में पेशाब पिलाया जा रहा है, मतलब आदिवासियों के ऊपर मुंह पर पेशाब किया जा रहा है। ये क्या हो रहा है इस देश में, टोटल अराजकता है। तमाम नू में, वहाँ से ये जो मणिपुर में किस तरह से 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, या प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं है, होम मिनिस्टर को, क्या होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं है, वहाँ के मुख्यमंत्री को इधर से उधर हो सकता था। अगर यही कांग्रेस का होता है, किसी और सरकार होती, तो ये तो नंगा नाच कर रहे होते, हम स्मृति ईरानी तमाम ये उतर के आगे होते। क्या देश में दलित और आदिवासी मुस्लिम आज़ाद हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए तो हम अम्बेडकर समाज पार्टी मुकम्मल आज़ादी की जंग की बात करती है। हमें मुकम्मल आज़ादी के लिए लड़ना है और इंशाल्लाह हम कामयाब भी होंगे। ये लड़नी होगी, हमें समझना होगा कि अगर हमारा देश आज़ाद होता तो हम अपने देश में हम मर्जी के मालिक होते। ये मर्जी के मालिक नहीं है, चंद 10% सवर्ण हिंदू इस देश में डेमोक्रेसी को हिपोक्रेसी बनाकर ईवीएम के जरिए, तमाम हेरा फेरियों के जरिए, जो डीएम और ईवीएम मिलकर ये जो खेल हो रहा है, इस खेल को ख़त्म करवाना होगा और 24 से पहले करना होगा। निश्चित तौर से ये राष्ट्रवादी नहीं है और हमें निश्चित तौर से न हमें न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद है और न मतलब सरकार से हमें कोई उम्मीद है। और यहाँ तक कि हमें सही माने दलित और मुसलमानों को, इवन ओबीसी को, हमें इस देश की मुकम्मल आज़ादी की जंग लड़नी होगी। अपने इस देश को इन विदेशी सवर्ण हिंदुओं यानी विदेशी आर्यों से हमें मुक्त कराना पड़ेगा, आर पार की जंग लड़नी पड़ेगी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। देखिए ये तो जो मैं बता रहा हूँ, ये गधों की जमात है। 1950 से लेके और 2023 तक जितना भी बैठे हैं पार्लियामेंट में, आई कैन से
मुझे आई एम रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। इन्हें कॉमन सेंस नहीं है कि जब 4 रंग हैं, 4 रंग वाली किसी वस्तु को चौरंगा या चौरंगी कहते हैं, तिरंगा नहीं कहते हैं। ये बिल्कुल दुनिया को दिखाई दे रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 4 रंग हैं, 1 2 3 4। ये धर्म और बाबा साहब का अपमान मानते हैं इसको आप? ना, बिल्कुल अपमान है, बिल्कुल अपमान है। पूरा नज़रअंदाज करने की, बौद्ध धर्म को बिल्कुल नज़रअंदाज करने की इनकी कोशिश है। और उस कोशिश में ये किस तरह से तिरंगा कह रहे हैं, या तो ये मतलब इवन एन कंजेनिटल इडियट, जो बिल्कुल एकदम पागल व्यक्ति होता है, जो अपना भला बुरा नहीं सोच सकता, वो भी सोच तिरंगा नहीं बोलेगा। ये 76 साल से हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा बोलकर उसका अपमान कर रहे हैं, तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं। ये 4 रंग हैं, क्लियर कट आप देख लीजिए, कोई भी इसको देख के बताएगा ये तिरंगा नहीं चौरंगा है। इस देश के देशवासियों को, इन जो सो कॉल्ड रूलर हैं और सो कॉल्ड अपोजिशन बैठे हैं, 540 जो पार्लियामेंट, 540-39 पार्लियामेंट में बैठे हैं, विधानसभा में बैठे हैं, हर के मुंह से, चाहे केजरीवाल हो तिरंगा, चाहे मोदी हो तिरंगा, चाहे और कोई है, सब तिरंगा बोल रहे हैं। जब 4 रंग की वस्तुओं को तिरंगा नहीं चौरंगा बोला जाता है, तो ये राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। और हमारे धम्म चक्र जो अशोक की लाट का जो है, वो भी हमारी संस्कृति का भी अपमान है, हमारे धम्म का भी अपमान है। तो निश्चित तौर से देशवासियों को तैयार रहना होगा। इस अपमान का बदला, राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का बदला हमें कांग्रेस और बीजेपी, उनके तथाकथित नेशनल डिफेंस अलायंस NDA और जो इंडिया है, उनसे निपटने के लिए हमें दोनों को हराना पड़ेगा। इन दोनों को, कांग्रेस और बीजेपी के नापाक मंसूबों को, इस देश पर कब्जा करने के नापाक मंसूबों को निष्प्रभूत करना पड़ेगा। दलित आदिवासी पिछड़े मुस्लिम बौद्ध सिख ईसाइयों को मिलकर अपने इस देश की मुकम्मल आज़ादी की जंग बैलेट से लड़नी होगी। और ये आर पार की जंग मैं समझता हूँ 24 में हो जाएगी।